आज का एजेंडा सिंपल सा है। अगले 10 मिनट मैं कुछ चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या क्या डिस्कस करूंगा बताता हूं। हम सीए में जून की जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसको टैकल कैसे करने चाहिए, कैसे अटैकिंग मोड में जाना है, क्या करना है। खास इसके लिए मैंने एक स्मार्ट शीट का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, जो मैं पहले भी यूज किया करता था। ये ऐसा कुछ दिखता है आपका स्मार्ट शीट। स्मार्ट आपने एसएम में शायद पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप में से काफी लोग ओएमएसएम पढ़ रहे हो, मुझसे नहीं इन जनरल बोल रहा हूं। ओएमएसएम पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली ग्रुप 2 में है। तो ओएमएसएम के अंदर में स्ट्रेटजीज, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाने चाहिए, स्मार्ट बनाने चाहिए। तो स्मार्ट प्लानिंग हम कैसे करेंगे ताकि हमारा जो भी अटेम्प्ट हो रहा है अभी वो आखिरी अटेम्प्ट हो, हमें दोबारा से अटेम्प्ट देने की जरूरत ना पड़े। ये वर्ड ही नहीं सुनना है हमें, फाइनल में भी नहीं सुनना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से पहले बात करेंगे। तो आप उसमें दोनों ग्रुप देने चाहिए या कोई एक ग्रुप देना चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों के लिए रिलेवेंट है। उसके बाद हाउ मेनी ग्रुप्स टू गिव पे मैं आता हूं, देन टारगेट फॉर दिस वीक एंड देन विल मूव ऑन टू द डिस्कशन, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आप बीच बीच में मुझे यस नो करके इंटरेक्ट करके आंसर देते जाइएगा, राइट। मैंने आपको अनम्यूट पे नहीं डाला है अभी, हम अनम्यूट पे आएंगे जैसे ही मेरा डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, खास करके वो लोग जो जून में एग्जाम देने वाले, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। चलिए, आज हम है 4 मार्च पे, ठीक है। 10 मार्च से स्टार्ट करेंगे जो भी हम कर रहे हैं, ये पकड़ के चलते हैं। जो दिया हुआ है रीड मत करिएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सुनने की, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे उसको पढ़ना है, ठीक है ना। सो लेट अस से 10 मार्च से लेकर के 10 जून हमारे पास है। 11 जून को हमारा फर्स्ट पेपर है, ठीक है बेटा जी। 11 जून को आपका फर्स्ट पेपर है, तो 10 जून तक का प्लानिंग। आपके प्लानिंग को 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है मैंने, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। 10 मार्च से 31 मार्च, करीबन 20-21 दिन, दिस इज फेज 1। सेकेंड फेज इज योर 30 डेज, नेक्स्ट 30 डेज राइट फ्रॉम 1st अप्रैल से लेकर के 30th अप्रैल। थर्ड फेज आपका है 30th अप्रैल से लेकर के 31st मई। फोर्थ फेज आपका है 31 मई से 10 जून। हमारे लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि यार ये लास्ट के 10 दिन जो हो गए, इसमें तो ज्यादा कुछ नया पढ़ना नहीं है। तो लास्ट टाइम का क्विक रिवीजन करना एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का। 4 सब्जेक्ट है तो 4, 8 सब्जेक्ट है तो 8, इसके ऊपर तो लास्ट सिचुएशन है। नाउ सबसे क्रूशियल पॉइंट जो होगा वो ये क्रूशियल पॉइंट होगा आपके लिए, अगर एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होते तो जो मान के चलते नहीं हो रहे। हमने उसके ऊपर भी एक सेशन लिया हुआ है, आपने देखा होगा तो बढ़िया, नहीं तो बाद में जाकर के यूट्यूब पे सीए करण चंदवानी चैनल पे चेक कर सकते हो। तो यहां पे ये जो मई का महीना है ना, ये मई के महीने में सबसे क्रूशियल चीज होती है। मैं आपको बता दूं, आपने शायद एमएस धोनी मूवी देखी होगी शायद, राइट। एमएस धोनी मूवी के अंदर में एमएस धोनी एंड युवराज सिंह बात कर रहे होते हैं कि हम मैच हारे कहां और ये सामने वाले मैच जीते कहां, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। ऐसा कोई एक सीन हुआ करता था जब धोनी जी कुछ स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते थे। उस समय पे धोनी जी ने युवराज को कहा कि हम मैच फील्ड के अंदर नहीं, फील्ड के बाहर एक रात पहले ही हार चुके थे। समझ रहे हो क्या बात को। तो आप एग्जाम में पास होने वाले हो या ये अटेम्प्ट वर्ड जीवन में फिर से यूज करने वाले हो, ये 30 डेज के अंदर में डिसाइड होगा। एग्जाम के दिन डिसाइड नहीं होने वाला है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। एंड तक आपको मैं बता दूंगा क्यों। उसके पहले जो फेज है और उसके पहले जो फेज है, अभी हमारे लिए फेज 1 और फेज 2 की तैयारी करना बहुत जरूरी है। हम अभी उसी फेज में जा रहे हैं और इन दोनों के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो मोटा मोटी करना क्या है, टेंटेटिवली क्या क्या हो सकता है देखिएगा। लास्ट के 10 दिन में, सिर्फ 10 दिन में आप जो जो पढ़ने वाले हो, जिस तरीके से पढ़ने वाले हो, ऑब्वियसली 100% पढ़ना है। उसके पढ़ने का जो मटेरियल है वो बनाने का समय आपके पास फेज 1 में है। वो चीज बनाने का समय आपके पास अभी है 10 मार्च से 31 मार्च तक, ठीक है। सो वहां पे जो मटेरियल काम आएगा, भले वो रेडीमेड मटेरियल हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भले आपके हिसाब से आपने कस्टमाइज्ड मटेरियल बनाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको करना है उसका मटेरियल बेसिकली रेडी होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ पहले 20 डेज के अंदर में आपने क्विक रिविजन करना है। सर डिटेल्ड रिविजन ही नहीं हुआ है, क्विक रिविजन कैसे क्या करें। अब बात को समझिएगा, मैं आपका थोड़ा सा अप्रोच चेंज करता हूं, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। 2 चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मेरे से बात कर चुके हैं इस बारे में, वो एग्री करेंगे इस चीज को। 2 मेन चीजें हैं। पहली चीज ये है, मुझे मेरा सिलेबस पता नहीं है डिटेल में, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। भले ही मैं दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, रिपीटर एज एन एग्जाम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपको सिलेबस के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है अभी भी, क्योंकि आपने शायद सिलेक्टिव स्टडी की थी, जो फेल होने का बहुत बड़ा रीजन है। दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है, लिटरली मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस है, फोन कॉल्स पे भी बात हुई है रिजल्ट आने के बाद। मैंने काफी स्टूडेंट्स को पिछले 10-15 दिनों में, जब से रिजल्ट आया है तब से लेकर के ये कहा है कि आप ही के एग्जाम का पेपर जिसमें आप फेल हुए हो, उस पेपर को निकालिएगा, देख करके सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यू वोंट बिलीव, मैंने ये चीज लगभग 200-250 बच्चों को कही है, उसमें से लगभग 20-25 स्टूडेंट्स ने मुझे रिवर्ट किया है और सभी का एक ही रिप्लाई है इस पे। मतलब सोचो, 200-250 बच्चों में से 20-25 बच्चों ने ये किया हुआ है,
हार्डली 10%। और वो 10 के 10% स्टूडेंट्स जो है, इनको एक चीज समझने आ गई है, जो हम पहले कर रहे थे ये गलत था। क्यों गलत था? कुछ बच्चों का कहना है सर जो बुक में रिफर कर रहा था, कर रही थी, उसमें जो क्वेश्चंस थे हमें लगता था वो सफिशिएंट है, बट अभी जब मैंने एग्जाम पेपर देखा ध्यान से बैठ करके, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार वैसे क्वेश्चंस तो आते ही नहीं एग्जाम में, पहली बात। और अगर आते भी है तो मेरे आंसर जस्टिफाई नहीं करते सर, जो सजेस्टेड आंसर है वो, क्योंकि मैंने सजेस्टेड आंसर पहली बार पढ़ा है, हालांकि मैं पहले भी बुक देख करके गया था, गई थी। तो अगर मैं इस मोमेंट पे बैठ करके आज के डेट पे एक पेपर सिर्फ सॉल्व कर लूं ना, मैं चारों सब्जेक्ट का एक पेपर भी नहीं बोल रहा हूं आपको, वो भी अगर हैवी जा रहा है, एक पेपर सिर्फ। और सॉल्व मतलब क्या? आप कोशिश करिए बिना देख करके, कर पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी कर पाते हो तो कुछ तो पड़ा हुआ है ना, चलो नहीं भी कर पाते हो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर को देख करके सॉल्व करिए। सर ये क्या बात हुई सर, पेपर देख करके सॉल्व करना मतलब टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं, रिकॉल चीजें हो रही है या नहीं, चीजें किस तरीके से पूछी जा रही है, और हाउ इट इज डिफरिंग फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन प्रिपेयर्ड। आपने जो जो प्रिपेयर किया हो उसके कंपैरिजन में क्या क्या चीजें अलग आ रही है, ये पेपर से पता चलेगा। एक सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करोगे ना, गलतियां बाहर आ जाएगी खुद ब खुद, बाकी 3 पेपर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये पहली चीज। दूसरी चीज, क्विक रिवीजन क्यों? ग्लैंस थ्रू करना, ग्लैंस थ्रू करने से, रिवीजन करने से ये पता चलेगा कि कहां आपका लैकिंग पॉइंट है, कहां आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि मार्क्स कवर होने चाहिए। जो वीक पॉइंट है उसको इतना तो सेव कर लेंगे कि उसके ऊपर ही पेपर आ जाता है तो मुझे पूरा पेपर सॉल्व करते आना चाहिए। ये काम यहां करना है, ऐसी मेरी इच्छा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। ठीक है, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे केस टू केस, मेरा भाषण खत्म होने के बाद। फेज 2 के अंदर में हो सकता है ये क्विक रिवीजन करते, ये पेपर सॉल्व करते, आपको रियलाइज हुआ कि कुछ कुछ चीजें मिसिंग है जो मैंने नहीं पढ़ी है, या जिस तरीके से रिक्वायर्ड थी मैंने नहीं पढ़ी है, जिस परफेक्शन के साथ आई वाज एमिंग नहीं पढ़ी है, उसको समय दीजिए। ये 30 दिन काफी है, उसमें आपकी रेसिडुअल स्टडी, बची हुई स्टडी करिएगा, और उसके साथ आपका डिटेल्ड रिवीजन होते जाना चाहिए। मतलब एक महीने में 4 पेपर या 8 पेपर जितने भी हो, आपका डिटेल्ड रिवीजन चलते रहना चाहिए। प्लस इस मोमेंट पे जितने पेपर आप सॉल्व कर सकते हो उतने पेपर आप सॉल्व करिए, जितने पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। जितने पेपर आप जल्दी सॉल्व करोगे उतना आपको इंप्रूव करने के लिए मौका मिलेगा। अगर आप पेपर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले करोगे तो बहुत दिक्कत है, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद फेज 3 के अंदर में आपको अगर क्लियर करना है आपका एग्जाम, चाहे आप जो जो भी अटेम्प्ट में, कोई पहले अटेम्प्ट में है, कोई अभी तक पढ़ रहे हैं, कोई दूसरे अटेम्प्ट में, कोई तीसरे अटेम्प्ट में, जितना भी जो भी होगा, मैं आपको गारंटी देता हूं ये वाला पोर्शन अगर आपने टैकल कर लिया तो आप 100% पास हो जाते हो। मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा आपका रैंक आ जाएगा, आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, वो तो यार मतलब बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, आप एकदम बदमाश स्टूडेंट क्यों ना हो कि यार पढ़ना ही पसंद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपके लिए भी ये चीज काम कर जाएगी। ये 30 दिन जो है ना, मतलब एग्जाम के इमीडिएट पहले वाले 10 दिन छोड़ दिए तो उसके पहले के 30 दिन ये आपका जीवन चेंज कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब ये जीवन चेंज होगा कैसे, उसकी प्लानिंग डिपेंड करेगी कि आपने फेज 1 में और फेज 2 में कितना काम किया है अपने ऊपर, अपने स्टडी के ऊपर। तो इसको टेक्निकली मैं आज बैठ के प्लान नहीं कर सकता, और यही गलती स्टूडेंट करता है। स्टूडेंट क्या करता है, सर आज से लेकर के एग्जाम तक पूरा प्लानिंग बना करके रखूंगा, इसको इंप्लीमेंट करूंगा, इसका प्रेशर इस पे आता है, इसका प्रेशर इस पे आता है, इसका प्रेशर इस पे आता है, और यहां पे जो आज काम करना वो काम होता ही नहीं है। मैं आपको सिंपल बोलता हूं, देखो इसको तो प्लान करने की जरूरत नहीं, ये तो क्लियर है क्या करना है, ठीक है ना। इसको प्लान करने की जरूरत है, हाँ जी इसको प्लान करने की बिल्कुल जरूरत है, बट अभी करने की जरूरत है नहीं। कब होगा ये प्लानिंग? ये प्लानिंग होगा आपका फेज 2 के अंदर में, मतलब लगभग आप 10-15 अप्रैल के आसपास में रहोगे ना, तब ये प्लान होगा। काफी बच्चे आज इस कंफ्यूजन में कि एक ग्रुप या 2 ग्रुप, या एक ग्रुप तो कौन सा ग्रुप, ये भी क्लैरिटी आपको मार्च के महीने के एंड तक आ जाएगी, उसके बेसिस पे हम ये वाला पार्ट प्लान कर लेंगे। अभी क्या करना है, इन दोनों पे फोकस करना है। क्या है अपना मेन फोकस? क्विक रिवीजन करना है। सर पढ़ाई नहीं है, कैसे क्विक रिवीजन करो? भाई जितना पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करो, जो पढ़ना बाकी है उसको ऊपर ऊपर से देख के समझो तो सही है क्या, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको जहां पे भी लगता है कि यार ये मटेरियल मुझे बनाना है एग्जाम के 1 दिन पहले के लिए, बना लीजिएगा। रेसिडुअल स्टडी अभी से चालू करेगा, यहां लिखा है तो यहां कंप्लीशन लिखा हुआ है कि फेज 2 में कंप्लीट होना चाहिए। आप में से काफी बच्चे मुझसे बात कर चुके हैं, किसी का टैक्स बाकी है, किसी का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाकी है, तो वट एवर द थिंग्स आर पेंडिंग, एवरीथिंग यू कैन स्टार्ट राइट नाउ। अमेंडेड सिलेबस बाकी है, 16 से 22 में कन्वर्ट किया वो बाकी है, अभी से स्टार्ट करिए। फेज 2 में कंप्लीट होना चाहिए, फेज 3 में नहीं जाना चाहिए, इतना ही मेरा कहना है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। और पेपर को सॉल्व करना है, समझना है। अब सर ये तो हो गया मंथली टारगेट या पूरी चीज का टारगेट, सर डेली टारगेट कैसा होना चाहिए? मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं डेली टारगेट को।
राइट है। एक है आपका स्टडी रिलेटेड पार्ट जो आप खुद करोगे डिसाइड क्या करना है आपने, ठीक है ना। सो अगर आप बोलते हो सर दिन में मैं 16 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, करिए बिल्कुल। कोई बोलता है सर एक दिन में मैं 30 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता 30 घंटे कैसे पढ़ते एक दिन में, बट बोलते हैं बच्चे, चलो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो करना है आपको, सर दिन में 5 घंटे काफी है सर, बस कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा मतलब आपके साथ एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, एज अ बिग ब्रदर, एज अ फ्रेंड इतना ही है कि आप इसको अच्छे से फॉलो करो। तो मैं इस पे आता हूं, बट पहले आप इसको समझ लीजिए, ये आप सब लोग कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप रिवाइज कर रहे हो आपके हिसाब से, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तीनों में एक ही शर्त है मेरी, वो ये है, आप पढ़ाई तो देखिए जो भी करिए आपके हिसाब से, तो डिपेंड करेगा, ठीक है, बट उसके साथ साथ जो रिवीजन होने वाला है आपका, रिवीजन डिटेल्ड नहीं करना है, ये प्लीज मेरी बात मानिए। रिवीजन फटाफट क्विक करना है, क्रिस्प करना है। डिटेल्ड रिवीजन हमारी होगी एग्जाम के 40-45 दिन पहले, बिकॉज वहां से मैं सब रिकॉल कर पाऊंगा। आज पढ़ के रखूंगा उतना रिकॉल नहीं होने वाला है। आज फास्ट रिवीजन करेंगे ना तो एटलीस्ट कंसेप्ट पता चलेंगे, कुछ नया पता चलेगा हर बार रिवाइज करते समय। ज्यादा रिवीजन करना कभी भी बेनिफिशियल है एक ही बार रिवीजन करने के कंपैरिजन में, और वो एक बार बहुत परफेक्ट करना, क्योंकि वो परफेक्ट होता नहीं है कभी। आपसे होता नहीं ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं, किसी से नहीं होता, मेरे से भी नहीं होगा, किसी भी नहीं होता। परफेक्ट नाम की चीज नहीं होती वहां पे, आप परफेक्शन की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है, बट पहुंचने में समय लगता है। तो क्विक करोगे, 2-3 बार करोगे तो ज्यादा आसानी से परफेक्ट बन सकते हो। प्रैक्टिस जो आप करोगे, आप चैप्टर वाइज करो, आप टॉपिक वाइज करो, आपकी इच्छा, इसके ऊपर मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं अभी, ठीक है। तो ये आपका जो भी चालू होगा वो चालू होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दिन में आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 8 घंटे की पढ़ाई आप आपके हिसाब से करोगे, 2 घंटे की पढ़ाई आप मेरे हिसाब से करोगे। उसमें भी यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है नॉट मोर देन 60 मिनट्स, ये मेरा टारगेट है। हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं ये करने के लिए आपको 1 घंटा काफी नहीं रहेगा, स्टार्टिंग में 2 घंटे लग सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूं 2 घंटे के ऊपर नहीं, ठीक है ना। अगर 2 ग्रुप है तो 2 घंटे लग सकते हैं, एक ग्रुप में तो 60 मिनट्स के अंदर हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट ये मेरी बात मानिएगा, ये करिएगा, इससे आपके जो ये है ना क्या बोलते हैं, जो आप ट्रैप में फंस सकते हो, या कुछ लोग फंस चुके हैं कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, ये चीज वो निकाल सकती है, ये चीज वो निकाल सकती है। कैसे देखते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है। थ्योरी के अंदर हमें प्लेन थ्योरी क्वेश्चंस जो आते हैं और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सर जी केस स्टडी मतलब सिर्फ लॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केस स्टडी कॉस्टिंग में भी होता है। डिसीजन लीजिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, आपने डिसीजन लेना है, ऐसे क्वेश्चंस भी है। ओएमएसएम के अंदर में भी है, बाकी सब्जेक्ट में भी है, टैक्स में भी है। तो इन जनरल केस स्टडी टाइप क्वेश्चन जहां इंटरप्रिटेशन है, जहां पे कुछ बाकी की चीजें हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। प्लीज बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये चाहता हूं आप इस टारगेट को डिवाइड कर लो, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, हफ्ते में 6 दिन, ठीक है ना। हफ्ते में 7 दिन पढ़ना मैं कभी भी रेकमेंड भी नहीं करता हूं, मैं खुद भी नहीं करता था, जरूरी भी नहीं है। एक दिन हमें हमारे खुद के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया उसमें अलग बात हो गई वो, ठीक है ना। बट 6 दिन के हिसाब से आप प्लान करिएगा। आपने 3 दिन हफ्ते में, और यहां पे 3 दिन हफ्ते में, 3 दिन प्लेन थ्योरी पढ़ना है, 3 दिन केस स्टडी करना है। और ये क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूं, प्लेन थ्योरी पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। स्टडी तो आप यहां कर रहे हो ना आपके हिसाब से, प्रैक्टिस यहां आप कर रहे हो आपके हिसाब से, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहां पे आपने 3 केस लॉज या 3 थ्योरी क्वेश्चन रीड करने हैं डेली। सर रीड करने से फायदा क्या होगा, आप ही तो बोलते हो ना लिख के करना है। रीड करने से आपका वैरायटी ज्यादा कवर होगा, लिखने में लिमिटेशन आता है। तो लिखना तो है बिकॉज वो जरूरी है करना, आपको पता है, फॉर व्हाटसएवर रीजंस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो। बट रीड करना है कम से कम 3 क्वेश्चन डेली। 3 क्वेश्चन को ज्यादा समय नहीं लगता, बट रीड बस ऐसे देख ले ऐसा नहीं होता यार। प्रॉपर देखो, सजेस्टेड आंसर जो होगा आपके पास उसमें से मार्किंग करो, चाहे वो आपके कोचिंग क्लास का मटेरियल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल हो, जहां पे भी होगा, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात आपको मैं बोलता हूं, 2 तो सॉल्व करना प्रॉपरली, जैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे उस तरीके से, प्रेजेंटेशन के साथ। इन दी सेम मैनर जैसे वहां प्लेन थ्योरी चलेगी, यहां फॉर्मूलाज चलेंगे। आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, भले आप एक ग्रुप दो या आप दोनों ग्रुप दो, आपको सभी फॉर्मूला सभी सब्जेक्ट के ये 3 दिन में बैठ के पढ़ने हैं। पढ़ने मतलब जस्ट गो थ्रू करिए, लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है। आप सोचो ना, हफ्ते में 2 बार 3 बार आप गो थ्रू कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएगी। तो जिनको खास करके नफरत है मेरे जैसे कि यार रट्टा नहीं मार सकता हूं मैं उतना होशियार नहीं हूं कि रट्टा मार लूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको फॉलो करिए। मतलब इनडायरेक्टली वो रट्टा मारने वाली बात हो गई, बट ये पता भी नहीं चलता और हमें चीजें याद हो जाती है। प्लस एवरी टाइम, एवरी वीक व्हेन यू गो थ्रू द फॉर्मूला वंस, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत सारी चीजें आइडिया मिल जाती है कि यार इसमें एग्जैक्टली क्या चेंज है, इसका एप्लीकेशन क्या है। हर बार जब हम उसको पढ़ते हैं ना कुछ नया निकल के आता है, ठीक है। तो वो चीज को मिस आउट नहीं करना है। और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिकल वाले, न्यूमेरिकल वाले 3 रीड करने हैं, 2 सॉल्व करने हैं। सर प्रैक्टिकल रीड कैसे करेंगे, वैरायटी समझने के लिए करना पड़ेगा, बात को समझिएगा, ठीक है ना। सो मेरा मोटिव ये है कि आप आपके हिसाब से 90% डे आपका जो भी समय है दिन का, आप आपके हिसाब से डालिए।
10% जो है 60 मिनट्स या 120 मिनट्स, आप प्लीज मेरे हिसाब से चलिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बस फॉलो करिए ब्लाइंडली, ऐसी बात नहीं है। आपको अगर मैंने ये जैसे समझाया है, आपको थोड़ा सा समझने आएगा आप कहां कहां मिस्टेक्स करते हो। जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करता है ना, वही मैंने यहां डाली हुई है चीजें, बाकी की चीजें तो आप होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सवाल आ जाता है सर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज है सर, एमसीक्यू के लिए मैं क्या कर सकता हूं। पहली बात मैं आपको बता दूं, मेरी बात जो मैं बोल रहा था ना 200-250 बच्चों से हुई है जो फेल हुए हैं एग्जाम होने के बाद से अभी तक। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे पता है कि सर एमसीक्यू बहुत इजी आए थे, एमसीक्यू को छोड़ दीजिए, 70 मार्क्स का प्रिपेयर करता हूं, 30 मार्क्स तो मिलने ही वाले हैं। आप समझिएगा बात को, इस बार एमसीक्यूज इजी आए थे, जरूरी नहीं है हर बार एमसीक्यूज इजी आएंगे। 2 मार्क के लिए एक एमसीक्यू है, इतना आसान नहीं पूछेंगे। पहली बार था, हो सकता है अगली बार डिफिकल्ट आ सकते हैं। अब ये डिफिकल्टी लेवल मुझे ऐसा लगता है जून में ही बढ़ जाएगी, बट जरूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ी सी जून में बढ़ जाए, दिसंबर में बढ़ जाए, फिर अगले जून में और बढ़े, बट ये बढ़नी फॉर श्योर है। नहीं तो 2 मार्क के लिए एमसीक्यू कोई नहीं पूछता। सो हमें ऐसी फोबिया है कि यार एमसीक्यूज आसान कर देते हैं चीज, एमसीक्यू सर चीज डिफिकल्ट कर देते हैं, ईमानदारी से बताओ तो, ठीक है, डिफिकल्ट कर देते हैं, बिकॉज या तो 0 या तो 2, बीच का कोई यहाँ पे यू कैन से जगह नहीं है कि यार 1 मार्क मिल गया, आधा मार्क मिल गया, ये कुछ नहीं चलता यहां, ठीक है ना। एमसीक्यू के लिए क्या करना है, हमने जो 4 फेजेस में बात की ना, पहले फेज में आपको करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सजेस्ट करता हूं पहले फेज में मत करिए। क्यों मत करिए? एमसीक्यू इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। फेज 1 में हम रेसिड्यूअल स्टडी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्विक रिवीजन, इस पे फोकस कर रहे हैं, वहां से बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में जाएगी। उसके बाद फेज 2 और फेज 3 में हम एमसीक्यू पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फेज 2 के अंदर प्राइमरी मोटिव होना चाहिए मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और उसके बाद एमसीक्यू का। फेज 3 में प्राइमरी मोटिव होना चाहिए एमसीक्यू का, उसके बाद एमटीपी का, यानी कि मॉक टेस्ट पेपर्स का, जो आपके अटेम्प्ट के लिए जो तब आ जाएंगे तब तक। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताता हूं, आप एमसीक्यूज जब पढ़ते हैं, कई बार एमसीक्यू का लॉजिक क्लियर नहीं होता है, बट पढ़ा हुआ एग्जाम में याद आ जाता है कि यार ऐसा एज इट इज आया था, ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी दिख रहा है, मार्क कर दो। ये कब आएगा? जब आप उस समय पे बैठ करके क्या करेंगे, जब आप उस समय पे बैठ करके पढ़ेंगे, एग्जाम के जितना नजदीक पढ़ोगे ना, उतना वो चीज क्लिक होने लायक रहेगी आपके दिमाग में, ठीक है ना। इसके लिए बोल रहा हूं उस समय पे। और फेज 4 एग्जाम के 10 दिन पहले सिर्फ रिवीजन करना है एमसीक्यू, कोई नया एमसीक्यू वहां नहीं लेना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर आप इतना सब बोल रहे हो, समझने आ रहा है, सही भी लग रहा है सर, ये जॉट डाउन नहीं है मेरे पास, मैं आपको दूंगा ना, उसका क्यों लोड ले रहे हो? पहले सिर्फ ध्यान दो, समझ लो जो मैं बोल रहा हूं। यहां तक मेरे साथ हो गया, सब समझ पाओगे पक्का? पहले बताइए येस और नो, चैट बॉक्स में येस 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 वाई 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 टाइप करिएगा तो मुझे समझने आ जाएगा। सर यहां तक कोई डाउट है? आप चैट बॉक्स में बिल्कुल टाइप करके रखिए, या आपके दिमाग में अगर रख सकते हो रख दीजिएगा, मैं आपको जब मौका दूंगा बात करिएगा। जो लोग पहली बार ज्वाइन हुए हो, खास करके काफी नाम दिख रहे थे मुझे, अक्सा जी, आसिफ, अंकित, विन, देन वी हैव वैष्णवी श्रीवास्तव भी है आई गेस, और कौन है? कुछ नए बच्चे मुझे दिख रहे थे, अनादि निगम जी। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? पक्का 100%, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी। हाँ सोहनी जी, वो स्पेशल टारगेट के ऊपर वापस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सर पेपर रोज 1 सॉल्व करना है, रोज 1 सॉल्व कहां हो पाएगा, उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उतना पॉसिबल नहीं है, उसके ऊपर बात करते हैं, डोंट वरी। अभिषेक जी, हिमानी जी, आपकी जो क्वेरी उसके बाद में देखेंगे, मैं बताता हूं बाद में, ठीक है ना। हाँ, एमसीक्यू कैन मेक और ब्रेक योर रिजल्ट, सिमिलरली थ्योरी ऑल्सो कैन ब्रेक और मेक योर रिजल्ट, ठीक है। हाँ जी, चलिए। सर क्लासेस खत्म कैसे करें? क्लासेस खत्म करने के लिए क्लासेस को पूरा वॉच करिए, स्टार्ट टू एंड खत्म हो जाएंगे, बराबर ना। हाँ, हो गए क्लासेस खत्म, और क्या है, हम तो ऐसे ही खत्म करते हैं क्लास, पढ़ाते समय भी पढ़ते समय भी। हाँ, ये जोक सपाट बाद में डिस्कस करते उसके बारे में। हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। पहली चीज ये समझिएगा, ये मैंने इसके पहले भी बोला हुआ है, ये चीज को समझिएगा प्लीज। आपकी स्टडी को 4 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना है, जो हम यूजुअली नहीं करते हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट सेक्शंस क्यों, वो भी यहां पे मैं रीजनिंग के साथ बताता हूं। पहला जो होता है आपका प्लेन स्टडी होता है, जिसमें आप यूजुअली लेक्चर्स कवर करते हो, अगर आप कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हो या सेल्फ करते हो, जो भी होगा, उसमें फोकस किस पे करना है? कंसेप्ट के क्लैरिटी पे। इससे एमसीक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व होगा और इससे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा, जरूरी है, ठीक है। ये स्टेज आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। उसके बाद पेपर सॉल्विंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे चारों में से सबसे ज्यादा मार्क मैंने इसको किया हुआ है, पेपर सॉल्विंग को हाईलाइट कर रखा हुआ है मैंने, समझ रहे हो क्या बात को। तो पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको रीजंस मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, हमने डिस्कस किए हुए, कई बार लोगों को पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं।
या उसके आंसर कैसे लिखे जाते हैं, हम तो पढ़ने में व्यस्त है सर, ऐसा मत करिए प्लीज, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा भी बोलना है, मैं किसी कोचिंग क्लास का या किसी टीचर का नाम नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, बट ऐसा भी बोलना है कि सर मुझे, अब सपोज ऐसा उसको रखते हैं कि मिस्टर ए है, वो मुझे पढ़ा रहे थे और उन्होंने बोल दिया कि मेरे क्वेश्चन के अंदर में पूरा मॉड्यूल कवर्ड है, मेरे क्वेश्चन के अंदर में पूरे प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन कवर्ड है, ये है वो है एक्सेट्रा। मान लिया, मैं भी बोलता हूं एज ए टीचर, ठीक है। दो चीजें हैं, देखो कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है, ऐसा बोल के हो सकता है, आजकल लोग सेलिंग वगैरह के लिए कुछ भी करते हैं, ये एक बात हो सकती है, बट कंसिडरिंग हम प्रोफेशनल कोर्स में हमें प्रोफेशनल लोग पढ़ा रहे हैं, चलो उस बात को निग्लेक्ट भी करते 2 मिनट के लिए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यार सही में इंसान है, वो भी, उससे भी कुछ रह गया हो। अपना काम क्या बनता है, मैं हर बार ये चीज बोलता हूं, अपना काम क्या बनता है, एक बार गो थ्रू करना, मॉड्यूल भी गो थ्रू करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी गो थ्रू करना। गो थ्रू करने में समय कितना जाता है, 1 घंटा 2 घंटा, चलो महीने में 1 दिन, जो भी पढ़ रहे हो उसको गो थ्रू करो ना, सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि सब सही पढ़ रहे हो क्या नहीं। तो अगर चल रहा है सही, वो बुक पे भरोसा आ जाता है, कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो किसी के बोलने पे मत जाइए, खुद करके देखिएगा, आपको आइडिया आ जाएगी। हम एग्जाम में खुद नहीं करके बैठ सकते हैं, फिर 6 महीने लग जाएंगे, मैं नहीं चाहता वो हो, ठीक है। मैं भी आपको जो भी चीज बोलता हूं, जब भी, आज या इससे पहले यूट्यूब पे या अपने जीरो डाउट के मेंटरशिप सेशंस में, हर बार एक ही चीज है, लेक्चर्स में भी, यार जो मैं बोल रहा हूं मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं सही बोल रहा हूं, बट आपको कॉन्फिडेंस मुझ पे ट्रस्ट करते नहीं आना चाहिए, आपने वेरीफाई करना चाहिए। ट्रस्ट बट वेरीफाई, समझ रहे हो क्या, राइट। ऑडिट के स्टूडेंट्स, आप ऑडिट पढ़ चुके हो, ऑडिट में एक महान कहावत है, इन गॉड वी ट्रस्ट, वहां हम सब बिलीव करेंगे, बट इन अदर्स वी ऑडिट, इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट वी ऑडिट। जो भी कोई इंसान, भले वो सीए हो, सीएस हो, सीए में हो, प्रोफेशनल हो, टीचर हो, आपका मेंटर हो, आप अपने हिसाब से एक बार देख लीजिए। सर पेपर सॉल्व कैसे करना है, पहला, हाँ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, बिल्कुल करेक्ट शुभम, ठीक है ना। सो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑब्वियसली जिनको समझी ही नहीं मीनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की, आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आता हूं मैं टॉपिक पे वापस। तो सेल्फ अगर आप करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये सेल्फ करने का। रिसेंटली हमने बी फियरलेस के नाम से एक इनिशिएटिव अनाउंस किया था। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, एक इनिशिएटिव है, कैसा है बताऊंगा आपको, आज इसके ऊपर भी बात करूंगा मैं। तो वो टेस्ट सीरीज आप यहां भी लगा सकते हो, यहां खुद करिए तो सबसे बढ़िया है। टेस्ट सीरीज में फायदा क्या है आपको बताता हूं, नुकसान क्या है ये भी बताता हूं। सबसे बढ़िया फायदा क्या है पता है कि आपको टेस्ट सीरीज के अंदर में, वो ये है कि आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं करते हो। जो यहां पे भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई, वो जो शेड्यूल देते हैं उसके हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता रहता है, टारगेट लग जाते हैं बाय डिफॉल्ट, उस डिसिप्लिन में आप चलते हो, ठीक है। मेरी इच्छा यह है कि आपने क्या करना चाहिए, पहले सिलेक्टिव स्टडी तो मत करो, तो वो तो चला गया। टाइम मैनेजमेंट करो, टारगेट रखो, बट किसी और के बोलने पे खुद के लिए नहीं, वो तो एवरेज टारगेट है ना। अब सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक टेस्ट सीरीज दे रहा हूं आपको कि यार चलो हम ये टेस्ट सीरीज करते हैं, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे, मैं चेक करके आपको दे दूंगा, एग्रीड। मैंने हर इंसान को इंडिविजुअली पकड़ करके शेड्यूल बना के दिया क्या, नहीं। मैंने तो बस इन जनरल एवरेजली क्या होता है, इस समय तक ये होना चाहिए, उस समय तक ये होना चाहिए, उसके हिसाब से कर दिया। बट यहां पे ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, मेरा स्टडी रिलेटेड पार्ट, ये तो सबके लिए अलग होगा ना। तो मुझे कस्टमाइज्ड चीज मेरे तरीके से अगर करनी है तो मुझे ही करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके कारण से ये बी फियरलेस, जो नाम भी इसको सूट करता है, ये बनाया गया है, ये इस कारण से बनाया गया है कि आपने अगर सुना होगा, कई बार मुझे जब स्टूडेंट पूछता है, बोलता है कि सर आप टेस्ट सीरीज लीजिए प्लीज, बहुत जरूरत है सर हमें, हमको एटलीस्ट आपके सब्जेक्ट का भी टेस्ट सीरीज चाहिए, बाकी सब्जेक्ट का भी चाहिए। मेरा इशू यहां आ जाता है कि जब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि उसका आउटपुट मैं जनरेट करवा के दे पाऊंगा, तब तक मैं वो चीज करूंगा नहीं। आप में से काफी लोग मुझे पहचानते हो। हमने क्या सोचा है अभी तक ये फ्रीज्ड नहीं है, हम सोचने वाले स्टेज पे है, आपको हफ्ते भर में इसका अनाउंसमेंट मिल जाएगा। हमने ये सोचा हुआ है, जैसे मैं आपको कहता हूं कि अगर मैं एज अ स्टूडेंट ये समझ लूं कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, वो मेरा पेपर कैसे चेक करता है, कहां मेरे मार्क्स कट करता है, कहां मुझे मार्क्स देता है, अगर ये पता चल जाए तो मेरी पढ़ाई भी वैसे करूंगा, मैं पेपर भी वैसा लिखूंगा, ताकि मुझे वो प्रोसेस के थ्रू कुछ अंडरस्टैंडिंग मिले और उससे मैं मेरा आंसर लिख सकूं। इसको हम इस टेस्ट सीरीज में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज भले आप लगाओ, फिर भी ये चीज आउटसोर्स हमारे तरफ ना हो जाए। आप समझ रहे हो बात को, मतलब मैं आपको पेपर चेक करके दूंगा, मिस्टेक्स बता दूंगा, खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रोसेस समझना चाहिए कि यार मैच कैसे किया जाता है आंसर, बिकॉज अल्टीमेटली वही होने वाला है ना। अगर वही काम आप मुझे एज अ टेस्ट सीरीज मेंटर असाइन कर देते हो, तो आप क्या करेंगे, सर मैं पेपर लिखूंगा ना, मैं पढ़ाई करूंगा ना, वो तो वैसे भी कर रहे थे आप, इसके पहले के टाइम में भी कर रहे थे, या अभी भी कर रहे हो, ठीक है ना। तो उस पर तो चलो बात नहीं करते हैं, मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बता दिए, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा स्टेज जो आता है, तीसरा सेक्शन है वो रिवीजन का। रिवीजन दो प्रकार की, डिटेल्ड रिवीजन एक ही बार होनी चाहिए, और वो तब होनी चाहिए जब आपका क्लास करके बहुत समय हो चुका है, सेल्फ स्टडी करके बहुत समय हो चुका है। अदरवाइज देन दैट आपको क्विक रिवीजन करना है। द मोर द नंबर ऑफ टाइम्स यू रिवाइज सी अ पर्टिकुलर थिंग, द मोर द नंबर ऑफ टाइम्स यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट, रिकॉल इट एंड राइट इट इन द एग्जाम। क्वालिटी ऑफ रिवीजन मैटर करता है, उसके लिए एक बार डिटेल्ड कर रहे हैं,
बट क्वांटिटी ऑफ रिवीजन, कितना कर लिया, कितनी वैरायटी कर ली, कंसेप्ट, क्वेश्चन, एमसीक्यू, और एग्जाम में कितना फास्ट उसको रिकॉल करके लिख पाए, बिकॉज चैलेंज वही है सर, ठीक है ना। तो वो यहां पे आ गया, ठीक है। मैं पता नहीं किसको बता रहा था उस दिन, एक स्टूडेंट थी मुझसे, यहां मिलके गई थी रिजल्ट आने के बाद, मतलब लिटरली शी वाज क्राइंग। ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूंगा, आप में से काफी लोग पहचानते भी है, फेस टू फेस की स्टूडेंट थी मेरी पिछली बैच की। उसकी मदर आई थी साथ में, एंड शी वाज लाइक यार मैं खुद देखती हूं ये लड़की घर बैठ करके तीनों अटेम्प्ट में, तीसरा अटेम्प्ट था उसका, तीनों अटेम्प्ट में वो फेल हुई है, कुछ कुछ मार्क्स से 20-25 मार्क्स से 180 185 के आसपास मार्क्स मिले हैं। इशू ये है कि सर वो पूरा दिन पढ़ती है, और पूरा दिन पढ़ने के बाद हार्डवर्क करने के बाद फिर भी रिजल्ट ये आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यार देखो कई बार होता है ना कि यार बच्चे ने टाइम पास कर लिया, पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया, अंडरस्टूड, कोई रिग्रेट नहीं होता उस चीज का। रिग्रेट कब होता है, यार मैंने पूरी मेहनत कर ली, मैंने इतना समय दे दिया, तभी भी नहीं हुआ, तो इतना तो मैंने समझ लिया कि यार पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, पढ़ाई के साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं। मैंने ना सिर्फ एक काम किया, मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आ रहा था कि वो लैक कहां कर रही, तो मैं गाइड कैसे करूं। आप में से काफी लोगों को मैंने यही स्ट्रेटेजी बताई कि आप एक काम करिएगा, एक पेपर लीजिए, सॉल्व करिए और मुझे वो पेपर भेजिए। उतने समय में प्रॉपरली सॉल्व करिए ताकि मुझे आइडिया कि लैक कहां कर रहे हो आप। वो यहां पे बैठी थी मेरी ऑफिस में, बैठ करके उसकी मॉम भी यही थी, दोनों बैठे हुए थे 3 घंटे 4 घंटे। मैंने एक सिंपल काम किया, मैंने वो आंटी जी जो आए थे उनको मैंने कहा आप एक काम करिए, आप इसके साथ यहीं बैठिए मेरे ऑफिस में, एक जगह दे दी उनको, और ये पेपर जब लिख रही है ना आप इस पर नजर रखिए कितना समय लगता है, प्रॉपर नोट डाउन करिएगा। 3 घंटे होने के बाद पेपर कंटिन्यू करने दीजिएगा, बट आप मार्क करके रखिए 3 घंटे में इतना पेपर हुआ। शी टुक 6.5 hours टू कंप्लीट दी होल पेपर। लगे रहे स्टार्टिंग में, बीच में 10-1 मिनट ब्रेक लिया होगा तो लिया होगा, कंटिन्यूस लगे रही। एंड में जब वो पेपर हमने बैठ करके चेक किया सेकेंड डे पे, तो शी स्कोर्ड 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। यू वोंट बिलीव इट, पेपर था एफएम एंड बीडीए का, समझ रहे हो बात को, एफएम एंड बीडीए के पेपर में 90 मार्क्स स्कोर किए। मतलब बंदी में तो दम था, पढ़ाई की थी, कंसेप्ट क्लियर थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट कितना समय लग गया, 6.5 hours। बात समझ पा रहे हो क्या आप। और हमने जब उसमें मार्किंग की ना कि 3 घंटे में जितना कवर हुआ था उसके बेसिस पे 42 मार्क्स मिल रहे थे, मतलब आधे से भी कम। पास हो रही थी वो, बट एग्रीगेट बन ही नहीं पा रहा था ना, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 40 45 40 45 हो रहा था, 50 60 जा ही नहीं रहा था। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम था, बंदी को 3 अटेम्प्ट के बाद समझने आ गया। लेट्स सी इस अटेम्प्ट में होपफुली वो पास हो जाए। हमने उसके ऊपर थोड़ा सा काम भी किया उसके साथ, बट ट्राइंग टू टेल यू वन सिंपल थिंग, आप में से आधे लोगों को इशू क्या हुआ था फेल होते समय पता ही नहीं था, बस फेल हो गए, चलो 2 दिन थोड़े से डिमोटिवेटेड थे, सर मोटिवेशन मिल गया, आपसे बात हुई, किसी और से बात हुई, अब हम पढ़ने बैठ गए। अरे पढ़ने से तो कुछ होना था, तो हो चुका है ना, क्या ही चेंज होगा, जो पहले नहीं हो रहा था उसको चेंज करना है, बात को समझिएगा। लास्ट पोर्शन आता है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में टॉपिक वाइज एंड देन मिक्स्ड रैंडम क्वेश्चंस। ये तो आपके पेपर सॉल्विंग के साथ भी मर्ज हो सकता है। इससे एक ही फायदा होता है, कंसेप्ट्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है, कुछ वैरायटी आपके साथ कंप्लीट हो जाती है, आप समझ पाते हो। तो ये कुछ सेक्शंस है, ठीक है ना। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो इस अटेम्प्ट में जिनसे मेरी बात हुई है, यूजुअली भी ऐसा ही है, बट इस अटेम्प्ट में खास करके बोल रहा हूं मैं, जिनसे बात हुई दिसंबर 2023 एग्जाम में, वो क्या नहीं करते और क्या करते हैं, ये मैंने सिर्फ जॉट डाउन किया था। वो पढ़ाई करते हैं, आप एग्री करोगे, हार्डवर्क करते हैं, एग्री करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस हर इंसान करता है, बट ये सब सफिशिएंट नहीं है। वो क्या क्या स्किप करता है और कितना महंगा पड़ता है, ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। थ्योरी स्किप हो गई सर, पेपर सॉल्विंग तो स्किप ही हो गया सर, इसको तो एडवांटेज ही नहीं दिया। पता ही नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, उसका आंसर कैसे लिखे जाते हैं और कैसा चेक होता है, वो तो सर दूर दूर तक छोड़ ही दो, वो तो शायद गलती से सीए में बन जाऊंगा उसके बाद पता चलेगा, तो छोड़ ही दो, बात ही नहीं करते सर उस पर, राइट। ये सब आपका एग्रीगेट बना सकता है, ये सब आपका एग्रीगेट बिगाड़ सकता है, ये आपको पास करवा सकता है हर सब्जेक्ट में, बात को प्लीज समझिएगा, ठीक है ना। और जितना इस पे फोकस करोगे उतना ये आसान होगा, जितना इस पे फोकस करोगे ना इन सब चीजों पे, उतना ये सब आसान हो जाएगा। अगर आपको पता है पेपर चेक कैसे होता है, अगर आपको पता है कि यार क्या क्या चीजें एग्जामिनर या पेपर चेकर देखता है, कहां कहां किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस चेंज होके आ सकते हैं, अगर ये सब चीज आप समझ सकते हो ना, तो आप पढ़ाई का स्ट्रैटेजी चेंज कर दोगे, आपको मेंटर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सच बोल रहा हूं, मतलब पढ़ेंगी वैसे, बट नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको पता है। इशू कहाँ आता है, सर मैं ऐसा करूं क्या, सर मैं वैसा करूं क्या। अरे भाई आप ये मुझसे जब पूछ रहे हो ना, ये चीज अगर आप खुद एक पेपर सॉल्व करो, आपको आइडिया पता चल जाएगा कि यार कौन से सब्जेक्ट में काम करने की जरूरत है, क्या काम करने की जरूरत है, कहाँ काम नहीं करने की जरूरत है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से दैट वाज इट दैट आई वांटेड टू टेल यू गाइस। अब इसके लिए मैंने 2 चीजें की हुई है, आपको बताता हूं मैं। फेज 1 का टारगेट जो है ये आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। हम जो जीरो डाउट के सेशन ले रहे हैं ना, ये सेशंस तो ऑब्वियसली चलते ही रहेंगे, जब तक मैं हूं तब तक ये सेशंस है, सिंपल सी बात है। बट इसमें थोड़ा सा एडिशन करके मैं क्या कर रहा हूं, जस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर जून वाले स्टूडेंट्स, दिसंबर वाला कोई है वो भी फॉलो कर सकता है, जून वाले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। आपने
एक्सेल यूज नहीं करना है, पेपर पे आपने क्या करना है, फेज 1 का टारगेट बनाना है। फेज 1 कहां से कहां तक है बेटा जी? फेज 1 10 मार्च से लेकर के आपका चलेगा 31 मार्च तक। टेंटेटिवली इसमें आप क्या क्या कवर करने वाले हो, डेट से मुझे मतलब नहीं है, आप चाहिए तो इसको 7 डेज के 3 टारगेट बना करके बताइए मुझे कि सर इस वीक में ये कंप्लीट हो जाएगा, इस वीक में ये कंप्लीट होगा, इस वीक में ये कंप्लीट होगा। डे का टारगेट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आप अगर ये टारगेट बना सकते हो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं आपको उसका फॉलोअप करवा के दे दूंगा, मैं खुद करूंगा, मतलब करवा के मतलब किसी से करवा के नहीं दूंगा, मैं खुद करूंगा उसका फॉलोअप कि आप कर पा रहे हो या नहीं, कहां अटक रहे हो डिस्कस करेंगे, यही जीरो डाउट में ही करेंगे, टाइम इंक्रीज करके थोड़ा सा, ताकि सबके साथ डिस्कशन हो जाए। मतलब उसमें हम करेंगे क्या, आपने ये पहले क्या करना है, अगर आप ये करना चाहते हो, आप नॉर्मल जनरल मेंटरिंग जो अपन कर रहे हैं इसमें तो आप जुड़ते ही रहते हो, जुड़ते रहिएगा। इसमें हम क्या करेंगे अलग से, इसमें हम अलग से एक ही काम करेंगे। अगर आपने ये बना लिया और आपने ये बना करके, आज क्या है, मंडे है, 4 तारीख है, मुझे बताइए फ्राइडे क्या डेट है आपका? फ्राइडे इज 8th ना, हाँ महाशिवरात्रि है फ्राइडे को शायद से, राइट। अगर फ्राइडे को, इतना शुभ दिन है, अच्छा दिन है, 8 मार्च दैट इज फ्राइडे, फ्राइडे को इवनिंग में 6 PM से पहले आपका नाम, आपकी सिटी, ठीक है ना, आपका कौन सा ग्रुप है और आपका टाइम टेबल नहीं, टारगेट शीट, या ये जो फेज 1 का टारगेट आप बनाओगे, पेपर पे हैंड रिटन लिख करके उसका फोटो खींच के आप मुझे भेजोगे, ठीक है। इसका मतलब मैं उतना नंबर सेव करके रखूंगा, एक अलग इनिशियल डाल करके, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरे ऐड कर दूंगा, और मैं आपके साथ यहां पे कुछ अलग टिप्स तो शेयर करते ही रहूंगा मैं, बट उसके साथ साथ हम इसका फॉलोअप करेंगे कि आपका टारगेट कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। चलना आप ही को है, कोई दिक्कत नहीं है, बट गाइड करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं समय दे रहा हूं। तो ये तो जनरल चल रहा है, ये थोड़ा सा एक्सक्लूसिव होगा, ऑब्वियसली विथ नो फीस, ये सिर्फ प्रॉपर सोशल इनिशिएटिव के हिसाब से है कि आपको हेल्प हो, आप जल्दी से पास हो जाए। तो ये हो सकता है, ये आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है ना। हाँ सर एक और बार बताइए, मैसेज में क्या लिखा है? अरे मैसेज में सिर्फ आपने आपका नाम भेजना है, आपकी सिटी भेजनी है, और आपको वो फोटो भेजना है जिस फोटो पे आपने पेपर के अंदर में सब लिखा होगा, बस इन 3 चीजों को आपने मुझे भेजना है, और मैं आपके साथ फॉलोअप करते रहूंगा पूरा एंड तक, ठीक है। प्रज्ञा जी बोल रही है सर 15 मार्च से 30 मार्च तक के बीकॉम के एग्जाम है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बीकॉम के एग्जाम 7 या 8 दिनों के, बाकी दिन छुट्टी होगी। आपको ये पता है कि आपके बीकॉम के एग्जाम है, तो टारगेट कम रखिएगा ताकि वो अचीव कर सको आप, ठीक है ना। सो टारगेट स्मार्ट होने चाहिए, उसमें लास्ट टी जो आता है ना, वो टी इज फॉर टाइम, कि टाइम लिमिट कितना है उसके हिसाब से टारगेट बनेगा, ठीक है ना। सो डजंट मैटर व्हाटएवर इट इज, वो करना है, ठीक है। सो फेज 1 में जैसे मैंने यहां पे आपको डिस्कस किया, मैं इसका फोटो भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है, आप मार्च के महीने में एक पेपर सॉल्व करें, जितने भी सब्जेक्ट्स आप देने चाहते हो उसका डिटेल नहीं, गो थ्रू क्विक रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना। और लास्ट डे के हिसाब से मटेरियल बना है या नहीं बना है, इसको बनाना है। अब इसके लिए मैं एक हेल्प कर रहा हूं आपकी, कैसी हेल्प कर रहा हूं बताता हूं मैं। आज दिन भर यही काम चल रहा था सुबह से, बताता हूं आपको मैं क्या कर रहा हूं। पहले यहां तक सब क्लियर है क्या? पक्का 100%? मैं लास्ट में सब समराइज करूंगा सक्षम, डोंट वरी। यहां तक सब क्लियर है क्या? मुझे चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, वाई या एन। यहां तक क्लियर है? लग रहा है कुछ काम की चीज है, या ऐसे ही मैं बड़बड़ा रहा हूं बस? नहीं ना, मुझे लगता है काम की चीज, इसके लिए मैं बड़बड़ा रहा हूं, ठीक है। तो मेरी तरफ से जितना ऑटोमेट हो सकता है मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, एंड में काम तो आपको ही करना है, ठीक है ना। चलिए आइए, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने क्या किया हुआ, एक एक्सेल शीट बनाई है जिसको मैंने ट्रैकर शीट नाम दिया है। अगर आप नीचे देख पाओगे, शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी, नीचे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ठीक है ना, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। मैंने क्या किया हुआ है, आपका स्टडी मटेरियल लिया है, स्टडी मटेरियल में वेटेज दिया होता है। अब स्टूडेंट क्या करता है, मैंने ये काफी बार स्टूडेंट्स को कहा है कि यार इंस्टीट्यूट का वेबसाइट मॉड्यूल है आपके पास, उसमें से वेटेज निकालिए। स्टूडेंट गड़बड़ क्या करता है, सर आपके यूट्यूब चैनल पे ओएमएसएम का वेटेज है ना, वो मैंने उठा लिया, सर ये यूट्यूब चैनल पे इसका वेटेज है ना सर, उठा लिया। मैं आपको बात बता दूं, आप खुद वेरीफाई जब कर सकते हो तो क्यों उठा रहे हो ना यूट्यूब चैनल से, ठीक है। तो जो मैं आपको बना के भी दे रहा हूं ना, ये मैंने आपके मॉड्यूल से बनाया हुआ है, आप इसको पहले क्रॉस चेक करेंगे, खुद मेहनत होनी चाहिए, वो क्रॉस चेक करिएगा फिर फॉलो करिएगा। मैं बोल रहा हूं करके नहीं करना है, ठीक है ना। सो मैंने यहां क्या किया हुआ है, ग्रुप 1 का एक शीट बनाया है। टोटल देयर आर 64 बिग टोटल चैप्टर्स यू कैन से इन योर ग्रुप 1। टोटल कितने हैं? 64 तक है। यहां पे मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया, कलर कोडिंग दे दिया है उसको। ये शीट आपके साथ शेयर होगी। उसमें मैंने अगर जैसे भी लॉ में बिजनेस एथिक्स है, कॉर्पोरेट लॉ है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल है, सेक्शन बना दिए है, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया है पेपर नंबर के साथ, चैप्टर का नाम यहां पे लिख दिया है और वेटेज लिख दिया है 100 मार्क्स के हिसाब से, पूरा वेटेज जो आपकी इंस्टीट्यूट रेकमेंड करती है उसके हिसाब से, ठीक है ना। सर एबीसी एनालिसिस करना है क्या? आप कर सकते हो, आगे जगह आपके लिए छोड़ी हुई है। जगह किस चीज के लिए छोड़ी हुई है देखिएगा ध्यान से। पहले लेवल आपके हिसाब से आपने डालना है, ए बी सी जो भी है, 3 लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। ए इज कि यार ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। बी इज कि यार पढ़ भी लूंगा तो भी ठीक है, समय रहा तो, समय नहीं रहा तो छोड़ दूंगा।
इस समय रहा तो भी नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है, आता है, कोई जरूरत नहीं है, मतलब एकदम कॉन्फिडेंस है उस चीज पे, ठीक है ना। तो वहां पे आप एबीसीडी डाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कैसे फॉलो करूं मैं इस चीज को? आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, 4-5 पेपर के ऊपर नहीं जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। मैं वही रिकमेंड करूंगा इनफैक्ट, क्योंकि लैपटॉप में कहां से कहां चले जाओगे कुछ बोलते नहीं आता। नेक्स्ट, कंसेप्ट का पॉइंट लिखा हुआ यहां पे कि उस चैप्टर के मेजॉरिटी कंसेप्ट, सी कोई भी चैप्टर में 100% कंसेप्ट तो यार किसी को नहीं आएंगे, ठीक है ना। किसी को एक पर्टिकुलर कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ, किसी को दूसरे में, तो 10% अगर आप छोड़ देते हो तो बचे हुए 70, 80, 90% के आसपास में 75 टेंटेटिव पकड़ते हैं, 75% कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस पर टिक मार्क करिए, यहां डन लिख दीजिएगा कंसेप्ट के कॉलम में। उसके एमसीक्यूज आपको याद है क्या, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, आपने देखे हैं क्या। ऐसा ना हो जाए कि एग्जाम के 4 दिन पहले यार इस चैप्टर का एमसीक्यूज कहां है, देखो ढूंढो, आपके एमसीक्यूज का कंटेंट रेडी है, यहां पे डन कर लीजिएगा। कंटेंट रेडी, एक बार देख लिया, बात खत्म। सर थ्योरी क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, वैरायटी देख ली, 70-80% तक चीजें क्लियर है क्या, लर्न की बात बोल ही नहीं रहा हूं मैं, परफेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, देख लिया, रेडी है, डन लिख दीजिएगा, ठीक है। केस लॉज जहां जहां एप्लीकेबल है डन लिख दीजिएगा, बाकी पर नॉट एप्लीकेबल। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहां जहां है, ऑलमोस्ट मोटा मोटी सभी टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक बार देख करके हो चुके हैं क्या, हो गए हैं तो डन लिख दीजिएगा। मतलब बेसिकली दिस इज द ट्रैकर कि क्या कहां पे कौन से चैप्टर में क्या क्या बाकी है। जिनको कंप्यूटर अच्छे से आता है यूज करना, एक्सेल अच्छे से आता है, उसको फिल्टर वगैरह लगा करके यूज कर सकते हो, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको चाहिए तो। क्विक नोट्स या तो आपके टीचर ने बना के दिए होंगे, जहां पे भी जो भी क्लास किया हुआ है, या तो आपने खुद ने बनाए हैं। खुद ने बनाया है तो बहुत बढ़िया है, भले टीचर ने बना के दी है, उसको अपने हिसाब से चेंज करके अपने हिसाब से बनाइएगा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। सो क्विक नोट्स बन गए हैं उस चैप्टर के जो लास्ट फेज 4 में एग्जाम के जून के महीने में काम आएंगे, वो यहां बन गए तो डन करिएगा, ठीक है ना। आपने क्लास किया है या सेल्फ किया है, जो भी आपने सेल्फ किया है वो चैप्टर सेल्फ में हो गया, डन लिख दीजिए। क्लास किया, लेक्चर देख के हो गया, डन लिख दीजिए। ये रिवीजन जो है डिटेल्ड रिवीजन है, जो फेज 2 के अंदर में आने वाला है अप्रैल के अंदर में, ठीक है ना। सो अभी नहीं फिल होगा, वो तब फिल होगा जैसे जैसे होते जाएगा। क्विक 1 रिवीजन, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है या वो क्लासेस खत्म हो जाते हैं, एक बार देखना है, यहां सर मैं पहले पढ़ चुका हूं बट मैं फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली, अभी एक बार क्विकली देख लेता हूं, क्विक रिवीजन 1 कर लीजिए। क्विक 2 आपका अप्रैल में आएगा, तब कर लेंगे। उस चैप्टर के क्वेश्चंस की मिनिमम प्रैक्टिस हुई है क्या, 2-2, 3-3 क्वेश्चन तो भी हुए हैं क्या, 70-80% कॉन्फिडेंस के साथ हो गया है तो उस पर डन करिएगा। ये सब चीजें आपकी डन 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 जैसे आती जाएंगी, उतने मार्क्स कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, उतना आपका काम आगे बढ़ते जाएगा। सेम चीज ग्रुप 2 के लिए भी मैंने बनाई है, वो शीट कंप्लीट नहीं हो पाई है, बट वो शीट भी अगेन आपके साथ कंप्लीट करके मैं शेयर कर दूंगा, होपफुली कल शाम तक शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। सो ये मैंने ट्रैकर बनाया हुआ है आपके लिए। अब ये ट्रैकर एज इट इज आपको दूंगा मैं, बट उसके साथ क्या क्या कर रहा हूं, मैंने एक स्मार्ट शीट बनाई हुई है। ये कॉन्सेप्ट मैंने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर में जब मैं इनिशियली पढ़ाया करता था, आज से 5-6 साल 7 साल पहले ऑलमोस्ट, तब मैं इसको फॉलो करता था, करवाता था स्टूडेंट से, और इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया करता था। वो सेम चीज आपके साथ मैं सिर्फ यहां पे बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। ये स्मार्ट शीट में SMART, अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, देखा होगा आपने कहीं लेक्चर में या पढ़ा होगा, समझा होगा, तो गोल्स हमेशा ना कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ठीक है ना। तो सर स्पेसिफिक मतलब क्या करना है यही पता नहीं है, कहां कम पढ़ रहे हैं यही पता नहीं है। हम कॉस्टिंग के स्टूडेंट है सर, कॉस्टिंग के स्टूडेंट मतलब क्या, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पीछे पड़ा रहता है कि बिजनेस का प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है ये पीछे पड़ा रहता है कि यार पहले मेजर करते हैं लॉस हो कहां रहा है, प्रॉफिट कहां बढ़ा सकते हैं, कॉस्टिंग कितनी बैठ रही है। वो सीए में जब काम करता है उसके बाद एक सीए का काम चालू होता है कि अब प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे किया जाए। ये काम सीए में भी कर सकता है, बट हमारा मेन काम क्या है, मेजर करना। मेजर मतलब स्पेसिफिक रहना, कहां हम कम पढ़ रहे हैं। तो अगर आप ये ट्रैकर शीट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हो, इसको 50-60% एफिशिएंसी के साथ भी अगर आप करते हो, जरूरी नहीं है इसमें ही करिए, आपके हिसाब से आपको आइडिया पता चल गया ना मेरे पास से क्या करना है, आप आपके हिसाब से अमेंड करिए, जैसे आपको फिजिबल है आप काम करिए उसके ऊपर। तो ये ट्रैकर शीट का भी फॉर्मेट आपको मैं दे दूंगा, मैं आपको बेसिकली एक पीडीएफ फाइल दूंगा, सिर्फ इस पीडीएफ फाइल में लिंक डाल दूंगा, ट्रैकर पे क्लिक करोगे आपको ट्रैकर मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको मेजर करने में हेल्प करना चाहिए कि कहां पे कहां क्या कम पड़ रहा है, कहां कैसा करना चाहिए। उसके लिए हमने बी फियरलेस इनिशिएटिव बताया है, जिससे आपको आइडिया है, ठीक है। आप में से काफी लोग गूगल फॉर्म भी भर चुके हैं और ग्रुप भी ज्वाइन कर चुके हैं, नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपको शायद हेल्प होगी उससे। तो मेजर करने के लिए मैं खुद आपको हेल्प करूंगा। बी फियरलेस के अंदर में मेरे सब्जेक्ट की जिम्मेदारी तो पक्का मेरी है, मैं 100% उसके लिए आपको अभी ही हाँ बोल सकता हूं, इवन दो वी आर इनटू आइडिएशन स्टेज की, हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बट उसके लिए गारंटीड है डीटी आईडीटी ग्रुप 1, ओएमएसएम ग्रुप 2, इसका टेंशन मत लीजिए। मेजरिंग करने में कि कहां गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए मैं हूं साथ में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का हम कोशिश कर रहे हैं, लेट अस सी, उसी के लिए एक हफ्ते भर का टाइम चाहिए। उसके बाद अचीवेबल, आपको अचीव करने के लिए क्या रोक सकता है, कुछ डाउट्स, सिली डाउट्स वगैरह, जिसके लिए हम जीरो डाउट सेशन तो कर ही रहे हैं एवरी मंडे, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूं। आर मतलब रिलेवेंसी, अगेन मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूं, मेरे सब्जेक्ट के लिए जैसे कंटेंट स्पेसिफिक की बात करूं मैं, नोट्स हो जाए भले,
कोई और मटेरियल हो जाए या लेक्चर्स हो जाए। OMSM का तो भंडार बड़ा पड़ा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज्ड है, उस पर काम करके जो कुछ कमियां हैं उसको भर के मैं आपको हफ्ते भर में उसका कंटेंट शीट बना करके दे दूंगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स पिछले टाइम में जुड़े हुए थे, मैंने एक शीट बनाई थी, उसमें कहां कितना कैसे कब रेफर करना है, कौन सा लेक्चर देखना है, करीबन 20-25 घंटे में पूरा OMSM रिवाइज करने के हिसाब से वो कंटेंट शीट आपको OMSM का भी मिल जाएगा, DTIDT का भी मिल जाएगा सर, और DTIDT का कंटेंट अपलोड होना भी स्टार्ट होगा धीरे धीरे। सब टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे शायद OMSM के अंदर में, बिकॉज उतना पॉसिबल ही नहीं है करना इतने लिमिटेड टाइम में, बट मेजोरिटी ऑफ चीज है, जैसे अमेंडमेंट हो गया। अब अमेंडमेंट के मैं 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहला स्लैब रेट वाला अमेंडमेंट, जहां मेजर अमेंडमेंट है, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी, वो आपको समझो 4-5 दिनों के अंदर में मिल सकता है। हमारा अभी अभी DTIDT का बैच चालू हुआ है, तो उसको सेटल करने में थोड़ा सा मैं बिजी हूं, उसके नोट्स वगैरह कंप्लीशन पे चालू है। जैसे ही वो हो जाता है मैं पहले आपको अमेंडमेंट के लेक्चर दे दूंगा, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां अमेंडमेंट के कारण बहुत चेंजेस आ गए हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कंटेंट अगेन मैं मेरे सब्जेक्ट का तो बिल्कुल प्रॉमिस कर रहा हूं, उसको देने की कोशिश करेंगे अपन, तो रिलेवेंट कंटेंट फॉर माय सब्जेक्ट एटलीस्ट यू विल गेट। उसके अलावा टारगेट शीट कैसे मेंटेन करनी है अपन ने किसी लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद होगा तो, जीरो डाउट के सेशन में, आज भी उसका मैंने एनालिसिस बताया आपको। टाइम बाउंड रहने के लिए टारगेट बनाना पड़ेगा, तो जो आप ये बोल रहा हूं ना, फेज 1 फेज 2 के टारगेट बनाइएगा। जैसे अभी का ये वीक का टारगेट आपका क्या है कि आपने मुझे फ्राइडे तक शेयर करना कि आपके टारगेट्स क्या है, ताकि मैं आपके साथ उसको डिस्कस कर सकूं, उसको हम इंप्लीमेंट करके उसमें से बाहर निकल सके। तो बेसिकली प्लानिंग स्मार्ट तरीके से करनी है, उसी के लिए स्मार्ट शीट दी गई है, जिसमें ये सब चीज आपको मिल जाएंगी मेरी तरफ से। और मेरे ख्याल से इतना अगर आप कर लेते हो ना, 100% भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 60-70% एफिशिएंसी के साथ जो एक आम इंसान कर सकता है, आपको ना सच में बताऊं बहुत फायदा होगा, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। सो मेरी तरफ से ये चीजें थी जो मुझे आज आपको डिस्कस करनी थी। आप जैसे देख पा रहे होंगे काफी आज दिन भर में इसके ऊपर प्लानिंग हुआ है, काफी चीजें हुई है, ठीक है। एट द सेम टाइम आपको बता दूं, जो ट्रैकर मैं आपको दे रहा हूं ना सब्जेक्ट वाइज वेटेज का, उसी के अंदर में आई टेल यू वन मोर थिंग, उसी के अंदर में आई टेल यू वन मोर थिंग, जो अभी एग्जाम होता है ना दिसंबर में, उसमें जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के हिसाब से भी और ओल्ड सिलेबस के हिसाब से भी, मैंने एक 20 मिनट के आसपास का वीडियो तब रिकॉर्ड करके स्टूडेंट्स को दिया था। उसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो इंस्टीट्यूट पूछता है ये मैंने डाले थे। मुझे ये पता नहीं था कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बिना मेरे सब्जेक्ट के भी जो बाकी सब्जेक्ट में भी है उसमें से एज इट इज आएंगे एग्जाम में, ये मुझे पता नहीं था, कोइंसिडेंटली वो हुआ, बट इस बार वो हुआ। मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार उस वीडियो को फटाफट से देख लीजिएगा, चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए मैंने बोला पीडीएफ, जो स्मार्ट पीडीएफ मैं आपको दूंगा वो देखना है, और वो वीडियो भी आपको देता हूं मैं साथ में, वो वीडियो भी देखना है। उससे फायदा क्या होगा, आपको थोड़ा सा कंटेंट के बारे में पता चलेगा कि कहां ज्यादा फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको वेटेज जरूर मिल रहा है, बट इस वेटेज के साथ साथ अगर रिपीटेटिव क्वेश्चन ज्यादा कहां से आते हैं, और अभी कंपनी से तो बहुत बड़ा है, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान देना है क्या, ये चीजें वहां से आपको पता चल जाएगी। सो दैट वाज इट, आई विल स्टॉप ओवर हियर। फर्स्ट